अब देखिए आलमी कशीदगी है और आबना हरमुज़ की बंदिश है। ऐसे में पाकिस्तान की बंदरगाहों पे जो सरगर्मी बढ़ी है और ये सरगर्मी ज़्यादातर ट्रांसशिपमेंट की वजह से हुई है। अब ट्रांसशिपमेंट क्या है, इसको सीधा सीधी ऐसे समझ लीजिए कि जिस तरह कनेक्टिंग रूट्स होते हैं एक फ़्लाइट के, और आपको एक एयरपोर्ट पर रुकना होता है और उसके बाद वहाँ से आप दूसरी फ़्लाइट लेके बाहर चले जाते हैं दूसरे अपनी डेस्टिनेशन पे। इसी तरह कराची पोर्ट जो है, ना सिर्फ कराची पोर्ट बल्कि हमने तो देखा कि जो गवादर पोर्ट था वहाँ पे भी 2 वेसल्स आए, हालांकि वो दे वर नॉट देयर फॉर द ट्रांसशिपमेंट। लेकिन कराची पोर्ट पे इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त गहमा गहमी है ट्रांसशिपमेंट की। कार्गो यहाँ आता है और उसके बाद दूसरे वेसल में डाला जाता है और फिर अपनी डेस्टिनेशन की जानिब लेके जाया जाता है। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं कि कितना फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को और हम इसको लॉन्ग टर्म कैसे बना सकते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद राजपर साहब। आप पाकिस्तान शिपमेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। राजपर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। राजपर साहब, ईरान अमेरिका कशीदगी हो गई, आपदा हर्मुज़ बंद होने से कराची पोर्ट्स पर जो ट्रांसशिपमेंट में इजाफा हुआ है, ये कैसे देखते हैं आप इसको, और क्या पाकिस्तान मुस्तकिल ट्रांसशिपमेंट हब बनने की सलाहियत रखता है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। डेफिनेटली पाकिस्तान ये सलाहियत रखता है। उसकी दो तीन वजूहात है। नंबर वन, हम ऑलरेडी कंटेनराइज्ड कार्गो को 1990s से हैंडल कर रहे हैं और इस वक्त हम सालाना करीब 3.8 मिलियन TEUs यानी कि 20 इक्विवेलेंट यूनिट्स हैंडल कर रहे हैं। और हमारी जो कैपेसिटी है वो 6 मिलियन TEUs की है। उसका मतलब ये है कि हमारे पास इस वक्त भी 2.2 मिलियन TEUs इजाफी कैपेसिटी मौजूद है। हमारे पास 4 कंटेनर टर्मिनल्स हैं पाकिस्तान के अंदर और चारों बहुत ही जदीद हैं, उनकी इक्विपमेंट बहुत अच्छी है। और हमारे पोर्ट्स के अंदर भी कैपेसिटी है जहाज़ों को लाने ले जाने की बहुत आसानी से। अभी भी इंटरेस्टिंगली आपको मैं एक बात बताऊं, जो ये रश आया कार्गो का, उसकी वजह से कोई वेटिंग नहीं हुई, जी। कोई कंजेस्शन नहीं हुई। जहाज जब भी आना चाह रहा था पोर्ट उसको अंदर लाता था, टर्मिनल उसको डिस्चार्ज करता था और जहाज को फारिग करता था। ओके, आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास बैनुल-अक़वामी मेयार के टर्मिनल्स मौजूद थे भी और कमोबेश 2.5 मिलियन इजाफी कंटेनर्स को हैंडल करने की सलाहियत भी इससे पहले थी। हम पहले ये काम क्यों नहीं कर रहे थे राजपर साहब? पहले हमारे पोर्ट्स पे इतना ट्रैफिक क्यों नहीं आया? उसकी भी दो तीन वजूहत थी। सबसे पहले हमारा जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो दुरुस्त नहीं था। ट्रांसशिपमेंट कार्गो को हैंडल करने के लिए आपको लीस्ट इंटरफेरेंस चाहिए, लीस्ट रेगुलेशन चाहिए। हमारी जो पॉलिसी थी उसके अंदर हर किस्म की इंस्पेक्शन मौजूद थी, हर किस्म की डिक्लेरेशन मौजूद थी, हर किस्म की पोटेंशियल इंटरफेरेंस हमारे अथॉरिटीज के तरफ से मौजूद थी। तो उन सब रुकावटों को, उन सब ऑब्स्टिकल्स को निकालना बहुत जरूरी था। और मुझे खुशी है आपको बता कि जंग शुरू होने के बाद पाकिस्तान शिप एजेंट्स एसोसिएशन, जिसको मैं चेयर करता हूं, हमने जितने भी तजावीज़ दिए हुकूमत पाकिस्तान को कि इस ट्रांसशिपमेंट को वेलकम करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए, वो सारी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर तब्दीलियां हुकूमत ने शामिल कर दी। तो ये तो सबसे नाइस। पहले रेगुलेटरी रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि हमारे पोर्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव थे, तो उस पे भी मिनिस्ट्री ने काम किया और KPT ने कम से कम कुछ हैवी डिस्काउंट्स ऐलान किए हैं ट्रांसशिपमेंट कार्गो के लिए। और तीसरा, आपको पता है गल्फ कंट्रीज के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी थी, सेफ्टी थी, परसेप्शन था, वो ऑलराइट लोग राजपर साहब, ये तो मार्केटिंग इट्स उनकी इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड डेवलपमेंट। अच्छा, हालिया जंग के तनाजुर में हमने पॉलिसियाँ नरम कर दी हैं और ट्रांसशिपमेंट्स में इजाफा तो कर दिया है। तो जो सजेशन हुकूमत ने आपकी सुनी है, इस पर अमल भी कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इससे मुस्तकबिल में भी ट्रांसशिपमेंट इसी तरीके से हम बढ़ाएं या फिर तरीक़ाकार कोई और अपनाएं? मेरा ख्याल है ये अभी सफिशिएंट है जो हमने किया है। और थोड़ा सा उसको मैं आपको डिटेल भी समझा दूं तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। हम्म। कि जैसे जो पुराना रेजीम था उसके अंदर ट्रांसशिपमेंट कार्गो सिर्फ पोर्ट के अंदर रह सकता था। अब जो पॉलिसी बनी है वो ऑफ डॉक भी जा सकता है। तो आपके पोर्ट्स की जो अवेलेबल स्पेस है ना वो बहुत कीमती है, तो उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए ट्रांसशिपमेंट को ऑफ डॉक ले जाने का सहूलत दिया गया है। सेकंडली, या
पहले रूल था कि 100% स्कैनिंग होगी। अब आप भी समझ सकते हैं, एक जहाज अगर 5-6 हजार कंटेनर लेके आता है तो उसको स्कैन करते करते ही एक हफ्ता निकल जाएगा। तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने 30% की सीलिंग लगाई है, और वो भी एक सीलिंग इस तरह है कि उसके अंदर एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होगा। तो जो हाई रिस्क कार्गो होगा सिर्फ उसको वो स्कैन ओके। किया जाएगा। अच्छा और सर, अब बहरी तिजारत में ज़्यादातर जो कंटेनर शिप का ज़िक्र होता है ना, वो बल्क करियर या लिक्विड एंड गैस कार्गो उतनी अहमियत के इसमें हामिल भी हैं, जैसे कि एलपीजी वगैरह। अब हमारी पोर्ट्स जो है इस हवाले से कितनी केपेबल है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और जो पॉलिसी फ्रेमवर्क की मैं आपसे बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, उसमें हर किस्म के कार्गो को आप कवर किया गया है, चाहे वो बल्क हो, ब्रेक बल्क हो, रोरो हो, लिक्विड हो। तो नाउ परमिशन हर चीज की है। ज़ाहिर है बल्क के लिए थोड़ी सी फैसिलिटीज हमें ऑयल के लिए खास तौर पे या गैस के लिए बनानी पड़ेगी। वो एक मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म है। मिनिस्ट्री इस पे सोच रही है कि एनर्जी सिटी बनाने का, जहाँ पे लोग अपना ओके। हॉर्मुज से बाहर लाके बिल्कुल माल ठीक है राजपूत स्टोर साहब, वक्त की करें। कमी है, बट और फिर आखिर में जब मैं कोई आपसे ये सेल ज़रूर हो, जानना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने इस सारे मामले में किस तरह का रोल प्ले किया? एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो हुकूमत की बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मिनिस्टर साहब हैं जुनैद अनवर चौधरी, वो हर सजेशन को बहुत सीरियसली सुनते हैं, लेते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। और कस्टम्स की लीडरशिप भी माशाल्लाह, जो मेंबर कस्टम्स है और चीफ कलेक्टर हैं, बहुत ताउन किया है उन्होंने हमारी एसोसिएशन के साथ इस प्रोसेस में ट्रांसशिपमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके राजपूत साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।